नमस्कार दोस्तों, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार कंपटीशन लेवल का रहेगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे सुपर टेट हो, लेखपाल हो, टेट हो या बीएड हो, जहाँ भी हिंदी में ग्रामर आता है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो हाई स्कूल में पढ़ रहे हों या इंटर में हो, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। आइए शुरू करते हैं। अलंकार क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार, आभूषण आदि। जिस तरह हम लोग अपने घरों की सजावट करते हैं, उसी तरह जब काव्य में अलंकार का प्रयोग होता है तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है ना। जब किसी कविता में अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, किसी से तुलना की जाती है। ठीक है, हम महत्वपूर्ण अलंकार के भेद पढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण अलंकार पढ़ाएंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बाई चांस एक आध ही होंगे जो बाहर के आ जाए, वरना ऐसा नहीं होगा। जो हम अलंकार पढ़ा रहे हैं वही सब आएंगे। अब मैक्सिमम वही पूछे जाते हैं। जब हम अलंकार पढ़ा लेंगे तो उसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी कराएंगे, तो आप देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं ये देखते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद हैं? दो हैं। ठीक है, जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है। जहाँ किसके कारण? शब्दालंकार से पता चल रहा है कि जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा कि शब्दों के चमत्कार से जहाँ कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाए, जब उसका आप भाव अर्थ पढ़ें तो उसमें रमणीयता आ जाए तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार 7 प्रकार के होते हैं। इनमें हम प्रमुख कुछ ही पढ़ाएंगे जो पूछे जाते हैं, सातों नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं। तो शब्दालंकार 7 प्रकार के होते हैं। इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति मुख्य हैं। यही पूछे जाते हैं। अब मेन अनुप्रास, यमक, श्लेष ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी वक्रोक्ति भी पूछ लेते हैं। और शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? 7। और पहला अनुप्रास, जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास होता है। वर्ण आता है जैसे च, क, त, इसे वर्ण कहते हैं। तो जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। चार च कितनी बार आया? 3 बार। तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या है? अनुप्रास है। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। पावस ऋतु, यहाँ प वर्ण की आवृत्ति हुई है। प कितनी बार आया? ऊपर 3 बार, और नीचे पल पल परिवर्तित प्राकृतिक, नीचे 4 बार आया। तो यहाँ किस चीज़ की आवृत्ति हुई है? प वर्ण की। तो ये क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं और हम इसको सिर्फ भेद बता रहे हैं, और ये पूछा नहीं जाता। मान लीजिए बाई चांस कभी पूछ लिया तो पहला क्या है? छेका नुप्रास। दूसरा क्या है? वृत्तनुप्रास, लाटानुप्रास। और चौथा क्या है? श्रव्य अनुप्रास। और 5वां क्या है? अनत्य अनुप्रास। ठीक है, कभी कभी लाटा अनुप्रास पूछ लेते हैं और कोई नहीं पूछते हैं, अधिकतर अनुप्रास ही पूछते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के भेद 5 होते हैं। मान लीजिए कभी पूछ लिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए
और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, दोनों का अर्थ हर जगह अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ होता है दो, यानी ये जब एक शब्द, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो। उदाहरण देखिए, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। जेते मतलब तारे, तारे जितने प्रभु से कहा जा रहा, जितने तुम लोगों को तार दिए, तेते नभ में तारे। यहाँ नभ में जो आकाश में तारे होते हैं, स्टार, उससे कहा जा, यहाँ इसका अर्थ अलग है, जिसमें कि जेते तुम तारे, प्रभु जितने मनुष्यों को तार देते हैं उतना नभ में तारे नहीं हैं। दोनों के अर्थ एकदम अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ तारे शब्द दो बार आए हैं परंतु अर्थ अलग अलग है, ठीक। और देखिए अगला, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर या पावे बौराए। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहली बार अर्थ है धतूरा और दूसरी बार अर्थ है सोना। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, पहले का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे का अर्थ सोना है, ठीक है। अगला देखें, क्लियर हुआ? आगे चलें। श्लेष अलंकार। श्लेष, जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, उसके साथ वो उसका अर्थ चिपका रहता है। देखिए उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी कितनी बार आया है? जितनी बार आया उतनी बार उसका अर्थ अलग है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। एक यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं, मोती के साथ कांति का, मनुष्य के साथ इज्जत का और चूने के साथ जल का। रहीमन पानी राखिए मतलब बिन पानी सब सून। यहाँ पानी के तीन अर्थ है, कि मोती के साथ कांति का, और रखिए बिन पानी सब सून। अगर पानी मतलब एक पानी का अर्थ है इज्जत, अगर मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो सब कुछ चला जाता है। पानी गए न, अगर इज्जत चली गई तो फिर उबर नहीं पाता मनुष्य। मोती मानस चून, ठीक। तो और तीसरे का क्या अर्थ है? चूने के साथ जल, ठीक। पानी के एक से अधिक अर्थ होने के कारण से क्या कहा गया है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार आपको क्लियर हुआ होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है। आगे देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न या दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ बात किसी एक आशय से कही गई हो, हम बात किसी एक आशय से कह रहे हैं लेकिन जो सुन रहा व्यक्ति उसे दूसरे तरीके सुन लिया हो, तो वहाँ क्या हो जाता है? वक्रोक्ति अलंकार। मतलब मेरा कहने का अर्थ दूसरा था लेकिन उन्होंने उसका अर्थ दूसरा निकाल दिया, कहने का मतलब यही है, ठीक। वक्रोक्ति दो प्रकार के होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति क्या होता है? जहाँ उक्ति की वक्रता का आधार श्लेष हो, जहाँ उक्ति की वक्रता का आधार श्लेष हो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। इसमें श्लेष के दो अर्थों में से वक्ता एक अर्थ ग्रहण करता है और श्रोता दूसरा। जैसे वक्ता हम हैं, हम जो कह रहे हैं उसका अर्थ अलग है, जो श्रोता ग्रहण कर रहा है, जैसे आप लोग श्रोता हैं तो आप उसका दूसरा अर्थ ग्रहण करेंगे। उदाहरण देखिए, को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहु बरसो। कह रही हैं कि एक बार कृष्ण जी जो हैं राधा के घर जाते हैं और उनका गेट खटखटाते हैं, तो कहते हैं, राधा जी पूछती हैं मजाक में कि आप कौन हो? तो कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं तो घनश्याम हूँ।
तो कहते हैं अगर आप घनश्याम हैं, घनश्याम का मतलब बादल यहाँ, तो आप कहीं जाके बरसिए, यहाँ आप किस लिए आए हैं। तो वो ये जब कहती हैं राधा कौन हो, तो इधर कहाँ से आए, तो ये बोलते हैं घनश्याम। तो इनका मतलब है कि मैं कृष्ण हूँ, लेकिन उन्होंने क्या समझा, उसका अर्थ अलग लगा लिया। घनश्याम का मतलब उन्होंने, घन मतलब बादल, उसका मतलब इन्होंने बादल से लगा लिया। तो कह रही हैं अगर आप बादल हो तो यहाँ किस लिए आए हो, आप कहीं जाकर बारिश करो। ठीक है, आगे देखिए। काकू वक्रोक्ति, जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि के कारण, कंठ की ध्वनि के कारण उसका दूसरा अर्थ निकले, वहाँ काकू वक्रोक्ति होती है। जहाँ कहे हुए वाक्य का कंठ, जैसे गले से जो ध्वनि के कारण जो बोलना चाहते हैं वो ना बोल के उसकी ध्वनि अलग हो जाए, उसका अर्थ दूसरा निकल जाए, वहाँ काकू वक्रोक्ति होती है। ठीक, क्लियर हुआ। आगे देखिए उदाहरण। आए हूँ मधुमास के प्रीतम एहनाए, आए हूँ मधुमास के प्रीतम एहनाए। पहले का अर्थ है कि कह रहे हैं कि इस मधुमास में प्रीतम नहीं आएंगे, ये ऐसा कह रहे। तो ये दूसरे में क्या करें, इस मधुमास में क्या प्रीतम नहीं आएंगे, मतलब कि आएंगे, प्रीतम आएंगे। इनका अर्थ दूसरा निकल रहा है। इनका नाई, नाही, यहाँ ना ही है, ना पे हा पे बिंदी नहीं है। ठीक, तो ये कह रहे हैं इस मधुमास प्रीतम नहीं आएंगे। तो दूसरे में क्या करें, क्या इस मधुमास प्रीतम नहीं आएंगे, आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके आगे का अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।